नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के जो साइंस का पार्ट दे रखा है उसी में दूसरा टॉपिक आपका जारी है। एक क्लास इसकी हो चुकी है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आज देखिए पार्ट 2 को देखते हैं। मुझे पता है साथियों आपके बहुत सारे सवाल हैं, 2-3 दिन बीच में गायब हो गए थे। जाना भी पड़ता है साथियों, ये मानव जीवन इसी प्रकार का बना हुआ है। लेकिन अब आपकी विधिवत क्लासें लगातार शुरू रहेंगी और जब भी कभी इस प्रकार की समस्या कोई आती है बीच में तो पहले ही आपको अवगत अवश्य ही करवाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की बाधा आपके बीच में ना आए। रासायनिक अभिक्रियाएं, साधारण सी जानकारी पहले के वीडियो में आपको दी गई थी, दोबारा से एक बार देख लीजिए। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा लाइन को आराम से। नए गुणों वाले पदार्थ कैसे, इस उदाहरण से समझिए। भोजन का पाचन। साथियों, जो भोजन ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में जब ग्रहण किया तो इसमें गुण अलग ही थे, और ग्रहण करने के बाद में जब इसका पाचन हो गया तो अपशिष्ट के रूप में आपने उसको त्याग दिया और अपशिष्ट के रूप में एक नया ही पदार्थ बना। तो नए गुणों वाले पदार्थों का जिसमें निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से आपका श्वसन है। आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और त्यागा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। लोहे पर जंग लगना है। आप एक नए लोहे को कहीं पर भी मान लीजिए, गेट के रूप में हो, खिड़कियों के रूप में हो, लोहे की गाटर वगैरह हो, इनमें देखा होगा उसमें एक चमक होती है लगी। और जो ही वह ऑक्सीजन जल नमी युक्त वातावरण के संपर्क में आता है तो आपने देखा होगा उस पर एक जंग लग जाता है, भूरे भूरे रंग की एक परत सी जम जाती है। तो ये भी क्या है कि जंग लगना, नया पदार्थ है वो बन जाता है। तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो रही है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम फित्ते का जलना है, दही का बनना है, ये सारी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब देखिए पहचान कैसे करते हैं इसकी कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। सबसे पहले तो पदार्थ की जो स्थिति है उसी में आपको परिवर्तन नजर आएगा। पहले लोहे में चमक थी, उसके बाद में भूरे रंग की परत आपको देखने को मिली। पहले दूध था, उसका स्वाद भी अलग था, और फिर दही बन गया। तो पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। रंग में परिवर्तन, उसका रंग भी बदल जाएगा, लोहे का बदलता है। गर्मी का विकास, कई कई रिएक्शन इस प्रकार की होती हैं साथियों। जैसे नालियों के पास में आपने देखा हो बदबूदार जैसे कोई गैस का रिसाव हो रहा हो, तो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इससे गर्मी का विकास होता है। कई बार गर्मी का अवशोषण करती हैं अभिक्रियाएं, इस प्रकार की भी होती हैं। गैस का विकास है, प्रकाश का विकास है। इन माध्यमों से आप इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही या नहीं हो रही है। चूल्हे में जैसे साथियों लकड़ियां आप जलाते हैं, लकड़ियों को जलाने पर पहले आपने देखा किस प्रकार की थी, और उसके बाद में उसका रंग भी बदल गया, राख बन गई, और चूल्हे में एक कालिक सी जम जाती है। कालिक सी जमती है कि नहीं जमती है? वो कालिक आपकी क्या होती है? कार्बन होती है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि उसमें कार्बन की मात्रा है या नहीं है। एक नया पदार्थ इसमें डेवलप होता है। तो ये भी रासायनिक एक अभिक्रिया है। इसकी स्थिति में भी परिवर्तन, गर्मी का भी विकास। अभिकारक है, ये देखिए ऐसे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और यह आपको पहले ही बताया गया था। जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, यानी भाग ले रहे हैं किसी अभिक्रिया के शुरुआत में, जो भाग लेते हैं, जो क्रिया करते हैं आपस में, वही आपके अभिकारक कहलाते हैं। अब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? उत्पाद बन जाएगा। आपस में संयोग कर लिया, जुड़ गए, आपस में जुड़ने से क्या बना? एक नया पदार्थ डेवलप हो गया जिसको कहते हैं उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण है
जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब देखिए और भी इसमें डिटेल दे रखी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों जैसे क्रियाकारक है और उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक तो जैसे अपन ऐसे लिखें, पूरा नाम लिखें उसका, और यहां पर जो समीकरण आपकी लिखी जाती है उसमें अब हाइड्रोजन को इतना सा लिख दिया, नाम लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये क्या है? इसका हाइड्रोजन का संकेत है या प्रतीक है सूत्रों के माध्यम से। जैसे H2O है, ये क्या है? सूत्र है किसका? जल का। तो यही आपका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ में लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में वो आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। H2 प्लस ऑक्सीजन, ये तीर का निशान बना क्या? जल बना। हालांकि ये जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय है साथियों। ये तीर का निशान इस प्रकार से भी इसमें लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जल से आपकी ऑक्सीजन है वो अलग हो सकती है और हाइड्रोजन जो गैस है वो भी अलग ही की जा सकती है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए तीर का निशान यूज में लिया है। अब अगर टेम्परेचर देना है तो ताप का जो साइन है वो यहां पर तीर के ऊपर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दाब का है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वो होते हैं साथियों जो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या उसकी गति को कम करने में मददगार होते हैं, वही आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक सहयोगी है अभिक्रिया में। अब आगे देखिए इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों पक्ष, एक आपका अभिकारक वाला, एक तो आपका अभिकारक वाला और एक दूसरा उत्पाद वाला। कहने का मतलब साथियों अगर साधारण उदाहरणों के द्वारा समझा जाए, जैसे इधर 4 व्यक्ति हैं तो इधर भी कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए। इधर आपने हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले रखे हैं तो इधर भी कितने होने चाहिए? हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु होने चाहिए। तब तो वह रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है, अन्यथा असंतुलित है। कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। देखिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। एक दे रखा है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये याद रखें आप, द्रव्यमान को न तो आप नष्ट कर सकते हैं और न ही उसको निर्मित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या इसमें क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी आपकी अभिक्रिया संतुलित हो पाएगी। अब चरणबद्ध तरीके से इसको संतुलित करने का अपन प्रयास करते हैं, सीखते हैं इसको, और इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। ये नाम याद रखें, हिट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना। पहला चरण देखिए क्या है इसमें। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आराम से आपके समझ में आ जाए। रासायनिक समीकरण सबसे पहले क्या करते हैं? उसको लिखते हैं। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, जैसे ये बने हुए हैं। सबसे पहले तो आपने समीकरण को लिखा, Fe, H2O, इन दोनों ने संयोग किया और बना क्या? Fe2O3 और साथ में हाइड्रोजन। यह आपका लोहा है। क्या है? लोहा। और लोहे की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई? जल के साथ में। जल में आपको पता ही है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है।
अभिक्रिया ये आपस में करेंगे तो एक नया पदार्थ डेवलप होगा, इसी को बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। संक्षारण, ऐसे आपने देखा होगा इसको, संक्षारण। तो इसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और Fe2 के साथ में O3 जुड़ जाता है। ये तो पहला चरण हो गया कि इसमें आपको चारों ओर क्या अभिक्रिया लिखी और उसके चारों ओर बॉक्स बनाने हैं। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। चरण 2 देखिए आप। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट आपको करना है। तत्व आपके यही हैं, देखिए F ये एक H है और एक है ऑक्सीजन। इसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है? लेफ्ट साइड में जहां पर अभिकारक है, F ये आपका 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। उसी प्रकार से आपको देखना है कि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। वहां पर F ये है 3, H है 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ये दोनों नोट कर ली। अब आपको दिख रहा होगा साथियों कि उत्पाद वाली संख्या और अभिकारकों वाली संख्या, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो इसी अंतर को अपने को दूर करना है। इधर जितनी संख्या है या इधर जितनी संख्या है, ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देखिए तीसरा चरण है आपका ये। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। गुणांक का मतलब है ये गुणा में संख्या, छोटी से छोटी वो संख्या लगानी है आपको जिससे ये आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। Fe2O के आपने लगाए कितने? 4। इधर H2 कितने हैं? 2 है, तो इधर भी कितने लगा दिए? 4। अब देखिए ये हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 2। 4 को 2 से गुणा करते हैं, कितने होते हैं? 4 को 2 से गुणा करने पर आपके हो गए 8। 8 हाइड्रोजन है आपके पास में। 8 क्या है? हाइड्रोजन। इधर कितने हैं? देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो गए? 8। इधर भी 8 है, इसका मतलब ये तो बराबर है चीज। अब देखिए ये जो 4 से गुणा किया है साथियों, इधर 4 से जो गुणा किया है, ये ऑक्सीजन से भी साथ में गुणा हो रहा है। तो ऑक्सीजन कितने हुए? 4। और इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? इधर भी 4 है, तो ये भी ठीक है, ये भी बराबर हो गया। अब देखिए Fe3, इधर है Fe3 और इधर है Fe, तो ये थोड़ा सा देखना आप लोगों को। सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। तो ये इतना संतुलित है, ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है, लेकिन जो Fe है वो Fe2 लिखा हुआ था, वहां पर क्या लिखा हुआ था? Fe3O4, और इधर था आपका Fe। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूरी क्या हो जाएगी? आपकी संतुलित अवस्था में। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। अब 5वां चरण देखिए। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था किस प्रकार से लिखते हैं? अगर ठोस है तो आपको प्रतीक के रूप में S लिखना है, सॉलिड। द्रव है तो प्रतीक के रूप में L, लिक्विड। और गैसीय अवस्था में तो G से इसको ये संकेत है, और जलीय विलयन का है आपका एक्वस, इसको क्या बोलते हैं? एक्वस। तो ये थोड़ा सा आप मैटर ध्यान में रखेंगे। ये साइंस वालों के तो बार बार यूज किए जाते हैं, जब जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उनको पता होता है कि जल है वो बर्फ में है या गैसीय अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। अब देखिए ये है आपकी 3Fe, ये है आपका सॉलिड, सॉलिड लोहा, और इधर है 4H2O, ये गैसीय अवस्था में है, और 4H2 ये भी क्या है? गैसीय अवस्था में। Fe2O4। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि इतना पूछते नहीं है। साधारण समीकरण आपके आएगी
और उसको क्या करना है, संतुलित है। छठा चरण देखिए, कुछ अनावश्यक परिस्थितियां जैसे ताप है, दाब है या उत्प्रेरक है आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब क्या है, संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न इसमें किया जाता है। ये ध्यान रखें आप, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का आपको उपयोग करना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि। अब कुछ प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखिए। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे तत्व हो या यौगिक, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है, यानी दूसरा, जैसे ये आपकी यह अभिक्रिया है ऊपर अभी जो, इसमें उत्पाद के रूप में एक अन्य भी बन रहा है, उस प्रकार का संयोजन अभिक्रिया में कम ही देखने को मिलता है। यह संयोजन अभिक्रिया है, उदाहरण भी दे रखा है देखिए, यह आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। कोयले का दहन, यह कार्बन है सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन के साथ में जब क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इस प्रकार से आपको इसको दर्शाना है। देखिए इधर ऑक्सीजन दो है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, इधर कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, और जो प्रतीक हैं वो भी लिखे हुए। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है आपकी। जल का निर्माण है 2H2 गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन के साथ गैसीय अवस्था में अगर अभिक्रिया करवाई जाती है, इनका संयोग करवाया जाता है प्लस H2O, प्लस H2O, प्लस नहीं है साथियों, ये साइन ऐसे होगा यहाँ पर, तो 2H2O यानी जल का निर्माण होगा लिक्विड अवस्था में। अब बिना बुझा चुना, इसका सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सूत्र आप ध्यान में रखें, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना। एक होता है आपका बुझा हुआ चुना, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों ही ध्यान में रखें आप। कैल्शियम ऑक्साइड आपका होता है सॉलिड अवस्था में, और ये जलीय अवस्था में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है उसका निर्माण कैसे करते हैं, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई गई H2O के साथ में, जल के साथ में, तो बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया संतुलित है या नहीं कैसे देखेंगे, कैल्शियम इधर कितने हैं, एक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, एक और एक दो है, लेकिन इधर कितने हैं, एक ही है, और H2 इधर दो हैं, इधर भी दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर दर्शाया नहीं गया है, तो यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसके उदाहरण हैं कुछ। प्राकृतिक गैस का दहन है, CH4 यानी मेथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण गैसीय अवस्था में होता है, प्लस ऊष्मा आपकी उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन साथ साथ में होता है उत्पाद के निर्माण के साथ में, तो ये ध्यान रखें। और अगली देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, C6H12O6 यह आपका ग्लूकोज है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन। गैसीय अवस्था में जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण, साथ में आपकी ऊष्मा भी निकलती है। दूसरी है साथियों वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक
टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जिसमें एकल उत्पाद टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, जैसे H2O है, इसको गर्म करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक तो हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन, तो इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, हीट प्रदान की जाए और फिर उसको तोड़ दिया जाए टुकड़ों में। एक विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। एक प्रकाशीय वियोजन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। तो ये साधारण से। एक है उष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिकारक हैं जो भी, उनको तोड़ने के लिए या तो उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तीसरी है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परतें जमना, ये इसका उदाहरण है। देखिए, ये फेरस है और ये आपका कॉपर सल्फेट। लोहे की जब अभिक्रिया करवाई जाए कॉपर सल्फेट के साथ में, तो फेरस सल्फेट ये अधिक क्रियाशील है। कौन सा? फेरस। तो ये तो इसके साथ में लड़ झगड़ के कॉपर सल्फेट के साथ में, और इस सल्फेट को अपने अंदर मिला लेगा, तो बन जाएगा क्या, FeSO4। और ये बेचारा अकेला पड़ा रहेगा फिर, क्योंकि ये क्रियाशील उसकी अपेक्षा कम है। ये देखिए यहाँ पर यही बात बताई गई है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब शक्तिशाली लोहा है इसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा, तो इसको क्या कर देगा, उससे अलग कर देगा। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा यानी FeSO4 फिर सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया है। इसी प्रकार से देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट, ये भी जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, तो ये इसको इससे अलग कर देगा, कॉपर को अलग कर दिया और खुद इसके साथ में संयोग कर लेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक कम क्रियाशील तत्व को उससे अलग कर देगा, तो ये विस्थापित या विस्थापन अभिक्रिया आपकी कहलाएगी। तो जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। एक है द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे जैसे ये अभिक्रिया देखिए, Na2SO4, इसको बोलते हैं SO2 सोडियम सल्फेट। एक है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। और जब इनके आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो आपका बनता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। ये साथियों आपको इनके जो नाम हैं, ये आवर्त सारणी आपको अच्छे से याद करनी होगी। करवाएंगे अभी एक वीडियो इसका भी बनाएंगे अच्छे से, कि आवर्त सारणी आपको अच्छे से याद करवा दें, जिससे इनके जो नाम हैं किस प्रकार से बनते हैं उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए। तो बनता क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए, बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक है आपका उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन तो कहते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अथवा दोनों हो, तो इसको कहते हैं उपचयन। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा, यानी कमी देखने को मिलेगी, या दोनों भी हो सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, उपचयन। जैसे देखिए ये उदाहरण है, ये
कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जुड़ गया किसके साथ में? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इधर कॉपर है, इसने संयोग किया ऑक्सीजन के साथ में और बना लिया क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब चेन देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि, वहां पर हो रहा था हाइड्रोजन का ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन में, और इसमें इसका विपरीत है। ऑक्सीजन का तो ह्रास होगा और हाइड्रोजन की क्या होगी इसमें? वृद्धि। इसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और एक है रेडॉक्स, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हों, उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये थोड़ा सा लिखने में त्रुटि है, अपचयन है, यह अपचयन और उपचयन दोनों हो रही हों अभिक्रिया में, तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान में रखें। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव देखिए। एक तो संसारण है आपका, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है, उसी को कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना है, चांदी के ऊपर काली परत है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सभी क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। अब बचाव के उपाय देखिए क्या क्या है, कैसे बचाएं इससे। यह शुद्ध लेपन है, एक किसी दूसरे मटेरियल का जिस पर जंग न लगता हो उसका लेप करना हो, विद्युत लेपन हो विद्युत के द्वारा, या पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। एक है विकृत गंधिता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। यानी जो खाने का जो सामान है उसमें वायु के संपर्क में आने पर उसमें एक अलग सी ही गंध आपको देखने को मिलती है, जैसा उसका स्वाद है उसके अनुसार न हो करके अन्य कोई गंध है, तो उसको कहते हैं विकृत गंधिता। और रोकने के उपाय बहुत सारे हैं। देखिए, विकृत गंधिता को रोकें कैसे? या तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें, यानी ऑक्सीजन से जो लड़ सके वहां पर, या वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखें, वायु वहां पर हो ही ना। वायु के स्थान पर आप नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल तो करते भी हैं, जैसे चिप्स वगैरह आती हैं आपकी। और शीतलन द्वारा, यानी उसको फ्रीज में आप रख करके भी कुछ समय के लिए विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। तो ये टॉपिक था साथियों आपका रासायनिक अभिक्रिया, और उसकी जो समीकरण है उनको कैसे संतुलित किया जा सकता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतना प्रेशर ना लें इस टॉपिक से, ये बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आपकी एक तो कमी है कि आवर्त सारणी आपकी याद नहीं है अच्छे से। आवर्त सारणी याद नहीं है तो आपके केमिकलों के जो नाम हैं, अब यहाँ पर Ca लिख दिया, Cl लिख दिया, तो इनके जो प्रतीक हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको क्लोरीन बोलते हैं, इसको कैल्शियम बोलते हैं, इसको सोडियम बोलते हैं। जिन जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है अच्छे से आवर्त सारणी को, उनसे एक सवाल है कि जो हीलियम है, हीलियम तत्व है, उसका संकेत क्या होगा। देखते हैं किस किस का सही जवाब आता है। और कल हो सकता है पीरियोडिक जो टेबल है आवर्त सारणी, उसको अच्छे से आपको समझाया जाए। और रात को आपकी साइकोलॉजी की क्लास होगी, चाहे रीट के विद्यार्थी हों, फर्स्ट ग्रेड के हों, सेकंड ग्रेड के हों, सभी विद्यार्थी साइकोलॉजी की क्लास को लगातार देखते रहें। कल फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।